हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मांग क्या होती है, मांग के प्रकार देखने जा रहे हैं। देखिए, मांग इंग्लिश में हम बोलते हैं डिमांड। डिमांड क्या होती है? मांग एक प्रभावपूर्ण इच्छा है जिसमें 3 तत्व या बातें सम्मिलित होती हैं। मतलब मांग एक इच्छा होती है। मांग क्या है? एक प्रभावपूर्ण इच्छा है जिसमें 3 चीज़ों का होना जरूरी है। क्या क्या? वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। सबसे पहले तो वस्तु को प्राप्त करने की क्या होनी चाहिए? इच्छा होनी चाहिए। वस्तु को खरीदने के लिए साधन होने चाहिए। अब वस्तु हम खरीदना तो चाहते हैं, उसे प्राप्त करने की इच्छा तो है, पर यदि खरीदने के लिए मुद्रा ही नहीं है तब भी वो कोई मांग नहीं है। तो वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा के साथ साथ वस्तु को खरीदने के लिए साधन भी होने चाहिए और साधन को खर्च करने की तत्परता भी होनी चाहिए, तभी किसी इच्छा को, प्रभावपूर्ण इच्छा को मांग समझा जाता है। जैसे मैं साधारण से शब्दों में आपको समझाती हूँ, मैं ये मार्कर खरीदना चाहती हूँ, ठीक है, तो मेरी इच्छा हो गई। फर्स्ट कंपोनेंट हो गया, मुझे ये चाहिए, मेरी इच्छा। सेकंड, मैं इस पर 30 रुपये में से खरीदने के लिए तैयार हूँ। मैं 30 रुपये में से खरीद के लाती हूँ, तो खरीदने के लिए मेरे पास पैसे भी है। क्या मैं पैसे खर्च करना चाहती हूँ? जब मैं खर्च करके इसे खरीद के ले आती हूँ तब ये मेरी मांग बन गई। अगर मैं सोचती हूँ मैं खरीदूँगी, मेरे पास पैसे हैं, उसके बाद भी मैं इसे खरीद के नहीं लाती, सिर्फ सोच रही हूँ कि मैं इन 30 रुपये से ये मार्कर खरीदूँगी, तब वो कोई मांग नहीं है। तो कोई भी वस्तु जब उसे खरीदने की इच्छा हो, उसे खरीदने के लिए साधन हो, साधनों को खर्च करने की हमारे अंदर तत्परता भी हो, तब वो क्या बनती है? तब वो वस्तु मांग बन जाती है। अब देखिए, बेनहम ये इकोनॉमिस्ट हैं, तो प्रोफेसर बेनहम के अनुसार हम देख रहे हैं। प्रोफेसर बेनहम के अनुसार किसी समय विशेष में दिए हुए मूल्य पर किसी वस्तु की मांग उस परिमाण को कहते हैं जो उस मूल्य पर एक निश्चित समय पर क्रय की जाती है। मतलब साधारण से शब्दों में मैं समझाती हूँ, किसी विशिष्ट समय पर किसी दी गई कीमत पर किसी वस्तु की खरीदे जाने वाली मात्रा को क्या कहते हैं? मांग कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, किसी विशिष्ट समय पर किसी विशिष्ट कीमत पर वस्तु की मांगे जाने वाली मांग को या मात्रा को मांग कहते हैं। अब देखिए, मांग फलन क्या होता है? मांग फलन 2 तरह का होगा, एक व्यक्तिगत, एक बाजार मांग फलन। ठीक है, मांग फलन हमारा 2 टाइप्स का होता है, एक व्यक्तिगत मांग फलन और दूसरा बाजार मांग फलन। मतलब मांग किन किन तत्वों से प्रभावित होती है, ये किसके द्वारा हमें पता चलता है? मांग फलन के। किसी वस्तु की मांग किन किन तत्वों के द्वारा प्रभावित हो रही है, ये कौन बताता है? हमें मांग फलन बताता है। तो व्यक्तिगत मांग फलन में हम क्या देखते हैं? किसी वस्तु की मांग और उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बीच फलनात्मक संबंध को व्यक्तिगत मांग फलन कहते हैं। किसी वस्तु की मांग और उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बीच जो फलनात्मक, फंक्शनल रिलेशनशिप है या संबंध है, उसे क्या कहते हैं हम? व्यक्तिगत मांग फलन। ठीक है, ये किसी एक इंडिविजुअल के लिए हम देखते हैं। अब देखिए, ये मैंने एक फंक्शन लिखा है यहाँ पे, dx, यानी कि x वस्तु की मांग। फंक्शन है px pry का। ये क्या है? मांग फलन है। कौन सा मांग फलन है? व्यक्तिगत मांग फलन है। इसमें क्या क्या आ रहा है? देखिए, dx आ रहा है। dx का मतलब x वस्तु की मांग, f का मतलब फलन, px का मतलब x की कीमत, x वस्तु की कीमत का फलन होती है एक तो। pr लिखा हुआ है, रिलेटेड वस्तु की कीमत। सबसे पहले मांग पर क्या क्या तत्व प्रभावित करते हैं मांग को? कीमत। किसी वस्तु को मांग रहे हैं हम, अगर डिमांड कर रहे हैं उसकी, तो उस वस्तु की कीमत प्रभावित करेगी, उससे संबंधित वस्तुओं की कीमत प्रभावित करेगी, उपभोक्ता की आय प्रभावित करेगी, उपभोक्ता की पसंद, टेस्ट, क्या पसंद है उसकी, ये प्रभावित करेगी, और एक्सपेक्टेशंस, मतलब भविष्य में क्या संभावित हो सकता है, ये भी क्या करेगा? ये भी प्रभावित करेगा। तो किसी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदता है तो उसे खरीदने के लिए उस वस्तु की कीमत,
साथ ही साथ संबंधित वस्तुओं की कीमत, उस वस्तु की आय, उस व्यक्ति की आय, उस व्यक्ति की रुचि, टेस्ट, और उस व्यक्ति की एक्सपेक्टेशंस यानी कि आकांक्षा है, जो आकांक्षा है उसकी, ये सब जो होते हैं प्रभावित करते हैं। तो इन्हें जब मैंने ये एफ लगा दिया, फंक्शन लगा दिया, तो ये क्या बन गया पूरा का पूरा, ये व्यक्तिगत मांग फलन बन गया। अब देखिए दूसरा क्या प्रकार होता है मांग फलन का, बाजार मांग फलन, मार्केट डिमांड फंक्शन। यह है किसी बाजार की, किसी वस्तु की बाजार मांग तथा उसके विभिन्न निर्धारकों के बीच फलनात्मक संबंध है। अब मार्केट में केवल एक व्यक्ति नहीं होता, ऊपर हमने देखा है व्यक्तिगत मांग फलन में वो किसी एक व्यक्ति का दिखा रहा है। भाई पूरे बाजार में कोई एक ही व्यक्ति नहीं पाया जाता, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। तो जब सबको क्या क्या प्रभावित कर रहा है, वो सारे तत्व हम सम्मिलित कर लेते हैं जो बाजार में किसी वस्तु की मांग के हर एक उपभोक्ता के लिए होंगे, तब वो क्या बन जाता है, बाजार मांग फलन बन जाता है। बाजार में जितने भी उपभोक्ता हैं उनकी मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों को जब हम एक साथ लिख लेते हैं तो वो क्या बन जाता है हमारा, बाजार मांग फलन। देखिए ये मैंने मार्केट डिमांड लिखा है, बाजार मांग लिखा है, तो एक्स वस्तु के लिए हम ये निकाल रहे हैं, यहाँ पे एक्स भी लिख देते हैं। हम कौन सी वस्तु के लिए निकाल रहे हैं, एक्स वस्तु के लिए निकाल रहे हैं। तो ये एक्स वस्तु के लिए जो मार्केट डिमांड है ये फंक्शन होगी एक्स वस्तु की कीमत का, संबंधित वस्तुओं की कीमत का, आय का, उस उपभोक्ता की रुचि का, एक्सपेक्टेशंस का, साथ ही साथ एन क्या होता है, एन होती है जनसंख्या, जनसंख्या का भी ये फलन होगा, जनसंख्या। और साथ ही साथ डिस्पोजेबल आय, डिस्पोजेबल इनकम का भी ये क्या होता है, डिस्पोजेबल इनकम का भी ये फलन होता है। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या है, वह आय जो वास्तव में वो खर्च करना चाहता है, कोई उपभोक्ता खर्च करना चाहता है, उसका क्या होगा, उसका फलन होगा। तो ये इतने तो सभी में आते हैं व्यक्तिगत मांग फलन में। ये दो एडिशनल हैं जो किस में आएंगे, बाजार मांग फलन में। क्या क्या, एन यानी कि जनसंख्या, अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, जनसंख्या घटेगी तो मांग घटेगी। और वाई डी यानी कि डिस्पोजेबल इनकम, व्यय योग्य आय, अगर व्यय योग्य आय बढ़ती है तो मांग बढ़ती है, अगर व्यय योग्य आय घटती है तो मांग घटती। इतना आपको समझ आ गया होगा। और मैंने पीछे एक वीडियो में मांग और मांगी गई मात्रा में संबंध बता रखा है। मांग अलग चीज़ होती है, मांगी गई मात्रा अलग चीज़ होती है। 1-2 मिनट की वीडियो है, आप वहाँ से देख लेना मांग और मांगी गई मात्रा में क्या अंतर होता है। अब देखिए मांग के प्रकार, हम क्या देख रहे हैं, मांग के प्रकार। पहला प्रकार जो है कीमत मांग है, दूसरा आय मांग है, तीसरा आडी मांग है। इसके अलावा हमारा संयुक्त मांग, व्युत्पन्न मांग, सामूहिक मांग, कई तरह की हमारी मांग होती है। तो पहला हम कीमत मांग देखते हैं। अन्य बातें समान रहने पर कीमत मांग वह मांग है जिसे एक उपभोक्ता एक निश्चित समय में विभिन्न कल्पित मूल्यों पर खरीदने को तैयार रहता है। मतलब इसमें क्या है, कीमत मांग है किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर खरीदी जाने वाली मात्रा। किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर खरीदी जाने वाली मात्रा को क्या कहते हैं, कीमत मांग कहते हैं। क्या बोला मैंने, विभिन्न कीमतों पर किसी वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा। सपोज करो ए कोई वस्तु है, उसकी कीमत 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये सारे ले रहे हैं, ये उसकी कीमत है, ये उसकी मात्रा है। जब 1 रुपये है तो 10 खरीदी जा रही है, 2 रुपये है तो 8, 6, 4, 2, क्योंकि जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी मांग कम हो रही है। अब इसे अगर हम ग्राफ पे बनाएं, देखिए मैं इधर लिखती हूँ, इधर हम क्या लेते हैं, क्यू लेते हैं, इधर क्या है हमारा पी है यानी कि वस्तु की मात्रा है, वाई अक्ष पे हमारा वस्तु का मूल्य है। अब देखिए पी को इधर बना लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, ये इधर बना लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। अब देखिए 1 पे 10 है, ये रहा 1, 10 ये रहा पॉइंट, ठीक है। दूसरा 2 पे कितना है 8, 2 पे 8 ये रहा, फिर 3 पे 6, 3 पे 6 ये रहा, फिर 2 पे 4 फिर 4 पे 4 और 5 पे 2। देखो बन गया यही वक्र। ये सारे पॉइंट्स जब मैंने इस वक्र पर डाल दिए तो बना यही पॉइंट, यही वक्र बना ना। इसे कहते हैं कीमत मांग वक्र। कीमत और मांग में हमेशा, कीमत और मांग में हमेशा कैसा संबंध होता है, उल्टा या विपरीत
संबंध होता है, उल्टा या विपरीत संबंध पाया जाता है। अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो उसकी मांग कम हो जाएगी, और अगर किसी वस्तु की कीमत कम हो रही है तो उसकी मांग बढ़ जाएगी। समझ गए आप? मतलब किसी वस्तु की विभिन्न मांग पर मांगे जाने वाली मात्रा कीमत मांग कहलाती है। कीमत और मांग का उल्टा संबंध होता है। अगर कीमत ज़्यादा होती है तो मांग कम की जाती है वस्तु की, और अगर कीमत कम है तो मांग ज़्यादा की जाएगी। दूसरा देखिए, आय मांग या इनकम डिमांड। अब आप अपने लाइफ के एग्जाम्पल से समझिए। अगर आपके पापा की आय बढ़ती है तो आप वस्तुएं ज़्यादा खरीदते हो या कम? ऑब्वियसली ज़्यादा ही खरीदते हो, है ना। तो वही है, अगर किसी उपभोक्ता की आय बढ़ जाए विभिन्न आय स्तरों पर, यहाँ विभिन्न कीमत स्तर पर हम देख रहे थे, यहाँ पे देखेंगे विभिन्न आय के स्तरों पर उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा को क्या कहते हैं? आय मांग कहते हैं, कि आय के विभिन्न स्तरों पर हम कैसे मांग कर रहे हैं। तो अगर आय बढ़ेगी, अर्थशास्त्र में हम आय को वाई से दिखाते हैं। अगर वाई बढ़ेगा, आय बढ़ेगी, तो क्या होगा? तो क्यों भी बढ़ेगा। अगर हमारी आय बढ़ती है तो हम मात्रा बढ़ा देते हैं किसी वस्तु की, और अगर हमारी आय घटती है तो हम मात्रा घटा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा? देखो, ये पॉजिटिव स्लोप है। नेगेटिव का मतलब उल्टा संबंध होता है। इन दोनों में कैसा संबंध है? सीधा संबंध है। और जब सीधा संबंध है तो इसे पॉजिटिवली स्लोप्ड कहते हैं। इस वक्र को क्या कहते हैं? पॉजिटिवली स्लोप्ड। तो हमने पॉजिटिवली स्लोप्ड वक्र बना दिया है। तो ये याद रखना है, कीमत में जो वक्र बनता है वो कैसा बनता है? नेगेटिवली स्लोप्ड। और जो आय में वक्र बनता है वो कैसा बनता है? पॉजिटिवली स्लोप्ड। अब देखिए, आय के आधार पर वस्तुएं दो तरह की होंगी, या तो श्रेष्ठ वस्तुएं या घटिया वस्तुएं। श्रेष्ठ वस्तुएं वो सुपीरियर गुड्स भी बोलते हैं, और इन्फीरियर आय के आधार पे या तो सुपीरियर होगा या तो इन्फीरियर होगा, कभी भी गिफन गुड नहीं होगा। और गिफन गुड कहाँ होता है? कीमत के आधार पे गिफन गुड होता है। तो पहले आप आय के आधार पे ये दो तरह की वस्तुएं समझिए, श्रेष्ठ वस्तुएं क्या होती हैं, घटिया वस्तुएं क्या होती हैं। अगर आय बढ़ने से किसी वस्तु की मांग बढ़ रही है तो वो कैसी वस्तु है? श्रेष्ठ वस्तु है। आय बढ़ने के साथ उस वस्तु की मांग भी क्या होती है? बढ़ती है। तो ये क्या है? श्रेष्ठ वस्तु होती है। जैसे चावल, अच्छी उच्च किस्म का चावल, अगर आय बढ़ेगी तो आप और अच्छी किस्म का चावल खाओगे, है ना, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी होगी वो खाओगे। आय कम है तो आप नॉर्मल चावल खाओगे, और भी कम है तो आप जो राशन में मिलता है वो चावल खाओगे, है ना। तो अगर आय बढ़ेगी तो श्रेष्ठ वस्तुओं की मांग बढ़ती है, और घटिया वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जो आय बढ़ने से जिनका उपभोग घटता है। जैसे अगर आपकी आय बढ़ी तो क्या आप घटिया चावल खाओगे? नहीं खाओगे, उसकी जो मांग है वो कम हो जाएगी। तो अगर आय बढ़ी, आय बढ़ने से क्वांटिटी भी बढ़ी, तो कैसी वस्तु है? श्रेष्ठ वस्तु है। क्या बताया मैंने? अगर आय बढ़ी, आय बढ़ने से क्वांटिटी भी बढ़ी, मतलब मात्रा भी बढ़ी, तो श्रेष्ठ वस्तु है। और अगर आय बढ़ने से क्वांटिटी घटी, अगर आय बढ़ने से क्वांटिटी घटी तो कैसी वस्तु है? घटिया वस्तु है। ठीक है, समझ गए? अगर आपकी आय बढ़ रही है, किसी वस्तु का उपभोग आप कम कर रहे हैं तो घटिया वस्तु है वो, और अगर आय बढ़ने से आप उस वस्तु का उपभोग ज़्यादा कर रहे हैं तो वो श्रेष्ठ या सुपीरियर वस्तु है। अब देखिए, आरडी वस्तु क्या होती है? क्रॉस डिमांड क्या होती है? आरडी वस्तु देखिए, किसी वस्तु की आरडी मांग उस वस्तु की उन मात्राओं को बताती है जो उपभोक्ता की एक निश्चित समय में उस वस्तु की कीमत तथा आय के समान रहने पर उस वस्तु विशेष से संबंधित किसी अन्य वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर खरीदने को तैयार है। देखिए, जो क्रॉस डिमांड होती है ना, ये बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, मैं इसे आसान करके आपको समझाती हूँ। सपोज़ कीजिए, ये दो वस्तुओं से, पहले तो ये समझ लीजिए, आरडी मांग दो वस्तुओं से संबंधित है। ठीक है, ये दो वस्तुओं से संबंधित है, दो वस्तुओं से। अगर एक की कीमत बढ़ी, एक वस्तु की कीमत बढ़ी, तो दूसरी की कुछ ना कुछ दूसरी वस्तु पर भी प्रभाव पड़ेगा। आरडी मांग क्या है? एक वस्तु की कीमत बढ़ने से जब दूसरी वस्तु प्रभावित होती है तो वो क्या कहलाती है? आरडी मांग कहलाती है। अब देखिए, अगर क्या बोला मैंने, एक वस्तु की कीमत के बढ़ने या घटने से दूसरी वस्तु भी जब प्रभावित हो रही है, जब एक वस्तु की कीमत में चेंज हो रहा है और दूसरी वस्तु भी प्रभावित हो रही है, तो वो मांग कैसी होती है? हमारी आरडी मांग होती है। इसमें इस तरह जो आरडी मांग के आधार पे दो तरह की वस्तुएं होंगी, स्थानापन्न और पूरक वस्तुएं। अब देखिए, स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती हैं? अगर मैं यहाँ पे चाय लिख रही हूँ,
यहाँ पे कॉफ़ी लिख रही हूँ, ठीक है। क्या लिख रही हूँ? चाय और कॉफ़ी। अगर चाय की कीमत बढ़े, अगर चाय की कीमत बढ़े तो लोग क्या करेंगे? चाय पीना कम कर देंगे, चाय की क्वांटिटी गिर जाएगी। अगर कॉफ़ी की फ़िक्स रहे, चाय की कीमत बढ़ी है, कॉफ़ी की फ़िक्स है, तो जो चाय के लोग हैं वो कहाँ शिफ्ट कर जाएंगे? कॉफ़ी की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। मतलब चाय की कीमत बढ़ने पर लोग कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। ये कैसी वस्तु है? सब्स्टिट्यूट है। यानी कि जब एक वस्तु की कीमत बढ़ेगी उसके स्थान पर हम दूसरी वस्तु प्रयोग करने लगते हैं, वो क्या कहलाती हैं? स्थानापन्न वस्तुएं। जैसे चाय और कॉफ़ी क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड है। जैसे माज़ा और स्लाइस भी क्या है? हमारे सब्स्टिट्यूट गुड है। अगर माज़ा का प्राइस बढ़ता है तो लोग स्लाइस पीने लगते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा? सब्स्टिट्यूट गुड आपको समझ में आ गया। आड़ी मांग भी समझ में आ गई ना। एक वस्तु की कीमत प्रभावित हुई है, दूसरे की मांग पे प्रभाव पड़ा है। एक की कीमत प्रभावित होने से दूसरे की मांग पे जो प्रभाव पड़ता है वही क्या होती है? हमारी आड़ी मांग। तो अगर ये मतलब अगर चाय की कीमत बढ़ी साथ ही साथ कॉफ़ी की मात्रा बढ़ी, ऐसा संबंध है, तो स्थानापन्न वस्तुएं हैं। और पूरक वस्तुएं क्या होती हैं? पूरक वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जो दोनों एक साथ प्रयोग की जाती है। अब जैसे इस मार्कर के बिना इस बोर्ड का कोई यूज़ नहीं है, तो मार्कर मैं तभी खरीदूंगी जब मेरे पास बोर्ड होगा। इन दोनों का एक साथ यूज़ है, अलग अलग कोई यूज़ नहीं है। तो पूरक वस्तुएं वही वस्तुएं होती हैं जो एक साथ प्रयोग की जाती हैं। जैसे चौक, बोर्ड, अगर ब्लैक बोर्ड है तो चौक और ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड है तो मार्कर और वाइट बोर्ड, कार है तो कार और पेट्रोल। तो इसमें क्या होगा? अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी तो कार की जो मात्रा है या मांग है वो कम हो जाएगी। पूरक वस्तुएं ऐसी होती हैं एक की कीमत बढ़ने पर दूसरे की मात्रा कम हो जाती है। पर स्थानापन्न वस्तुओं में क्या होता है? एक की कीमत बढ़ने से दूसरे की मांग बढ़ जाती है। आई होप ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब देखिए मांग के कुछ अन्य प्रकार भी हम देख लेते हैं। संयुक्त मांग है ना, पहला हमारा क्या है? संयुक्त मांग। देखिए संयुक्त मांग क्या होती है? बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनकी अकेले कोई यूज़ नहीं होता, कई सारी चीज़ों में जिनका यूज़ होता है ना, उन्हें हम संयुक्त मांग की वस्तुएं कहते हैं। मतलब जब हम किसी वस्तु का यूज़ मतलब को खरीद रहे हैं, केवल एक यूज़ के लिए नहीं खरीद रहे, उसे कई सारे यूज़ों के लिए खरीद रहे हैं, वो क्या होती है? संयुक्त मांग। जैसे हम बिजली लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हम सभी के घर में आती है, क्या बिजली एक ही प्रयोग के लिए आती है? नहीं, उसकी संयुक्त मांग है, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो रही है। पंखा भी चलेगा, एसी भी चलेगा, टीवी भी चलेगा, हर चीज़ उसी से चलेगी। तो क्या है? संयुक्त मांग। जब एक वस्तु की जो मांग है वो बहुत सारे कार्यों के लिए हो रही है, संयुक्त मांग। व्युत्पन्न मांग, जब किसी और वस्तु के उत्पादन के लिए हम मांग कर रहे हैं, जब किसी और वस्तु के उत्पादन के लिए हम मांग करते हैं, वो मांग क्या कहलाती है? हमारी व्युत्पन्न मांग कहलाती है। एक होती है हमारी सामूहिक मांग। जैसे मुझे ये मार्कर बनाना है, इस मार्कर को बनाने के लिए मैं मशीन की मांग करूँगी, व्युत्पन्न मांग है। इस मार्कर को बनाने के लिए मुझे लेबर चाहिएगा, व्युत्पन्न मांग है। इस मार्कर को बनाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिएगा, व्युत्पन्न मांग है। तो जब एक वस्तु के उत्पादन के लिए मैं और वस्तुओं की मांग कर रही हूँ, वो क्या होती है? हमारी व्युत्पन्न मांग। अब देखिए बच्चों, मैं आपको सामूहिक मांग बताती हूँ। सामूहिक मांग क्या होती है? सामूहिक मांग का मतलब जब पूरा समूह किसी वस्तु की मांग करे, मतलब किसी वस्तु की मांग बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा की जाए, वो क्या कहलाती है? हमारी सामूहिक मांग। अब देखिए हम आ गए मांग सूची या मांग तालिका। अब तक मैंने आपको मांग बताया है, मांग क्या होती है आपको समझ आ ही गया होगा। उसके बाद मैंने मांग के प्रकार बताए हैं, मांग के प्रकार भी आपको समझ आ गए हैं। उसके बाद मैंने आपको मांग सूची या मांग तालिका मैं आपको बता रही हूँ। देखिए बच्चों, मांग सूची क्या होती है? मांग सूची का ही दूसरा नाम है मांग तालिका। पी का मतलब कीमत, अर्थशास्त्र में पी का मतलब प्राइस, प्राइस का मतलब कीमत, ठीक है। क्यू का मतलब क्वांटिटी यानी कि मात्रा। तो कीमत और मात्रा को यदि सारणी में लिख दिया जाए, विभिन्न कीमतों तथा उन कीमतों पर जो मात्रा मांगी जाती है वस्तु की, उन मात्राओं को यदि हम सारणी के रूप में लिख दें तो वो क्या बन जाती है? हमारी मांग सूची या मांग तालिका बन जाती है। जैसे ये भी दो टाइप की होगी, एक व्यक्तिगत, एक बाजार। तो हम व्यक्तिगत मांग सारणी देख रहे हैं, एक व्यक्ति द्वारा एक वस्तु की विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्रा है ये। पी फॉर कीमत, क्यू फॉर क्वांटिटी, और सपोज करो आटे की है ये, ठीक है। ए व्यक्ति द्वारा आटे की विभिन्न कीमतों पर आटे की मांगे जाने वाली विभिन्न मात्राएं, 2 रुपये है
तो 10 मांग रहा है, 3 रुपये हुआ तो 15 मांग रहा है, 4 रुपये है तो 20 मांग रहा है, 5 रुपये है तो 25 मांग रहा है। इसे जब मैंने वक्र पे बनाया तो ये क्या आया मेरा, ये आया व्यक्तिगत मांग वक्र। क्या आया ये मेरा, व्यक्तिगत मांग वक्र। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए व्यक्तिगत मांग वक्र आप समझ गए हो, एक व्यक्ति द्वारा एक वस्तु की विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्रा को जब हम सारणी के रूप में दर्शाते हैं, टेबल के रूप में दर्शाते हैं, वो क्या बन जाता है, व्यक्तिगत मांग सारणी बन जाती है। और व्यक्तिगत मांग सारणी से जब हम वक्र बनाते हैं तो वो क्या बन जाता है, व्यक्तिगत मांग वक्र बन जाता है। दूसरा है हमारा बाजार मांग सारणी। बाजार मांग सारणी क्या होती है, बाजार में जितने भी उपभोक्ता किसी वस्तु की को खरीद रहे हैं, सपोज़ करो वही आटा है तो आटा एक ही व्यक्ति को तो चाहिए नहीं, ए व्यक्ति को भी चाहिए, बी को भी चाहिए, सी को भी चाहिए। हम बाज़ार में सोच रहे हैं 3 ही व्यक्ति हैं, तो ये तीनों व्यक्ति अलग अलग कीमतों पर कितनी वस्तु की मात्रा खरीदते हैं, उन सभी का योग क्या कहलाता है, बाजार मांग, मतलब उन सभी का योग हमारी बाजार मांग बन जाता है। और जब इसे हम सारणी के रूप में दर्शा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, बाजार मांग सारणी। जैसे कीमत ले ली आटे की 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो, 4 रुपये किलो, 5 रुपये किलो। ए व्यक्ति ऐसे मांग कर रहा है, बी की मांग ये है, सी की मांग ये है, तो ये हमें बाजार मांग, ये क्या निकाल रहे हैं हम, बाजार मांग। बाजार मांग कितनी है, इन्हें तीनों को प्लस कर करके हमारी क्या आ गई है, बाजार मांग आ गई है। और बाजार मांग वक्र कैसे बनेगा, पहले वाला ये बन गया ए व्यक्ति का, ठीक है, फिर ये बन गया बी व्यक्ति का, फिर ये बन गया सी व्यक्ति का, और पूरा इन तीनों को मिला के क्या बन जाएगा हमारा, इधर की तरफ वो बन जाएगा डी व्यक्ति का। जो होगा वो लाइन बनेगी, वो क्या बनेगी, सीधी रेखा बनेगी, ए प्लस बी प्लस सी, वो तीनों का मिला के। यानी कि 1 रुपये पे आप 25 बनाओगे, 2 पे 42 बनाओगे, 3 पे 55 बनाओगे, 4 पे 71 बनाओगे, 5 पे 82 बनाओगे। जब इस तरह से आप बनाते हो तो क्या बनेगा, आपकी एक मांग रेखा बनेगी। क्या बनेगी, मांग रेखा बनेगी। तो एक बात जो याद करने वाली है वो आप ध्यान दो कि जब हम इंडिविजुअल व्यक्ति का निकाल रहे हैं, व्यक्तिगत निकाल रहे हैं, तो हमेशा वक्र आएंगे। तो क्या आएंगे, वक्र बन के। लेकिन जब हम सामूहिक निकालते हैं, पूरे बाजार का निकालते हैं, तो वक्र की जगह रेखा आता है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। व्यक्तिगत मांग सारणी, जब एक व्यक्ति द्वारा एक वस्तु की विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्रा को हम सारणी में दर्शाते हैं तो व्यक्तिगत मांग सारणी बन जाती है। और जब हम विभिन्न व्यक्तियों द्वारा एक वस्तु की विभिन्न कीमतों पर खरीदे जाने वाली मात्रा को सारणी के रूप में दर्शाते हैं तो वो क्या बन जाती है, हमारी बाजार मांग सारणी बन जाती है। बाजार, जो हमारा व्यक्तिगत मांग वक्र होता है वो वक्र के रूप में आएगा, यानी कि कर्व रहेगा। लेकिन जो हमारा सामूहिक करके सबको जोड़ के जो आता है, यानी कि बाजार मांग, वो हमारी कैसी आती है, सीधी रेखा के रूप में आती है। इसलिए आप देखोगे तो बाजार मांग वक्र आपको अलग दिखाई देगा और व्यक्तिगत मांग वक्र आपको अलग दिखाई देगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपका आंसर कर दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।